11 अक्टूबर 2025 का वाकया होता है जब एक मस्जिद का मौलाना देवबंद में पहुंच जाता है। यहां पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आ रहे होते हैं। दोस्तों, उनके स्वागत के लिए मौलाना को बुलाया जाता है। मौलाना सुबह सुबह ही वहां पर पहुंच जाते हैं और अपने कामकाज में लग जाते हैं। दोस्तों, दोपहर के वक्त करीब 2-2:30 बजे का वक्त रहा होगा जब मौलाना के पास फोन आता है कि इस तरह से भीड़ उग्र हो चुकी है और तुम्हारे बीवी बच्चों की किसी ने हत्या कर दी है। दोस्तों, मौलाना के हाथ पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उसके बाद जब हत्यारों के बारे में पता लगाया जाता है, पुलिस यहां पर अपनी ताबड़तोड़ पूरी ताकत लगा देती है तो हत्यारे 2 नाबालिग होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो मुस्लिम समाज होता है वो पूरा का पूरा उतारू हो जाता है, किसी हिंदू संगठन ने ये सब किया है। लेकिन जब खुलासा होता है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना है, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बागपत और इसी का एक गांगोली गांव है। यहाँ की एक बहुत बड़ी मस्जिद है और उसके मौलाना है इब्राहिम, उनकी पत्नी का नाम है इसराना, उनकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम सोफिया उम्र 5 साल, दूसरी का सुमैया उम्र 3 साल। दोस्तों, ये आराम से यहाँ पर रहा करते हैं। मस्जिद की छत है, उसके ऊपर ही कमरा बना हुआ है, उसमें ये लोग आराम से रहते हैं। मौलाना यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दिया करते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और 11 अक्टूबर 2025 का समय आ जाता है जब देवबंद से इनके पास बुलावा आता है कि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो यहां पर आ रहे हैं, आपको उनके स्वागत के लिए यहां पर आना है। दोस्तों, यहां पर मौलाना सुबह सुबह ही अपने कामकाज को पूरा करके देवबंद के अंदर चले जाते हैं और वहां अपनी जो स्वागत की प्रक्रिया है उनमें लग जाते हैं। बड़े आराम से अपने कामकाज को करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोपहर के करीब 1:30 से 2 बजे का वक्त रहा होगा जब पड़ोस की ही रहने वाली 6 छोटी छोटी लड़कियां इनके पास पढ़ने के लिए आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखती हैं कि अंदर से गेट लगा हुआ है, तो वो लड़कियां सोचने लगती हैं कि शायद अंदर जो यहाँ पर मौलाना की पत्नी है वो सो रही है, उसे अंदर से जाकर जगाया जाए। वो दूसरे रास्ते से जब अंदर जाती हैं और किवाड़ों को जब वो धक्का देती हैं तो अंदर की जो स्थिति होती है उसे देखकर उनकी बहुत ही तेजी के साथ चीख निकल जाती है, मानो कि यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हो चुका है। दोस्तों, जो मस्जिद के आसपास लोग बाग होते हैं दौड़कर मस्जिद का रुख करते हैं और जब मस्जिद के अंदर उस कमरे में जाकर देखा जाता है तो वहाँ पर जो इसराना है उसका सर कुचला हुआ है, उसके शरीर पर मानो किसी ने बहुत ज़्यादा चाकुओं से वार किए हैं। इधर जो छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं सोफिया और सुमैया, उन दोनों को भी बड़ी बेरहमी के साथ किसी ने मौत के घाट उतार दिया है। अब यहाँ पर लोग बाग इकट्ठे होने लगते हैं और यहाँ पर मामला हो जाता है कि शायद किसी हिंदू संगठन ने ये सब किया है। अब मस्जिद को चारों तरफ से जो लोग बाग होते हैं, भीड़ होती है, घेर लेती है। पुलिस यहाँ पर डेड बॉडियों को उठाने का यत्न करती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस के साथ भी हाथापाई हो जाती है। पुलिस को उन डेड बॉडियों को उठाने नहीं दिया जाता। दोस्तों, फिर यहाँ पर उस मौलाना को फ़ोन किया जाता है। मौलाना को बताया जाता है कि इस तरह से तुम्हारी बीवी बच्चों का कत्ल हो चुका है। मौलाना एकदम से टूट जाता है, उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है। दोस्तों, फिर थोड़ी देर में वो थोड़ा सा संभलता है। उसके बाद मौलाना यहाँ पर लोगों से यही कहता है कि भाई, इन बेटी का और मेरी जो पत्नी है इसका जो पोस्टमार्टम है उसे हो जाने दीजिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा कातिल ने किस तरह से मारा है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है। मौलाना की दखल अंदाजी के बाद यहाँ पर उन डेड बॉडियों को उठाने दिया जाता है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ यही खुलासा होता है कि सर पर हथौड़े से वार किए गए हैं और शरीर पर चाकुओं से वार किए गए हैं। अब इन सबको करने वाला कौन है? यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग बाग होते हैं वो तो यही कह रहे थे कि किसी हिंदू ने ऐसा किया है। यहाँ पर वो जयकारे लगाने लगते हैं, अपनी तरह से यहाँ पर वो नारेबाजी करने लगते हैं। पुलिस के खिलाफ यहाँ पर वो लोग उतारू हो रहे होते हैं। दोस्तों, फिर यहाँ पर पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है जो मस्जिद के अंदर लगे होते हैं। अब उन सीसीटीवी कैमरों में देखा जाता है तो रिकॉर्डिंग होती नहीं, वो कैमरे तो बंद होते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस का शक बिल्कुल सही जगह पर जाने लगता है कि
जो भी यहाँ पर क्रिमिनल है उसने पहले ही सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया है। दोस्तों फिर उससे पहली रिकॉर्डिंग देखी जाती है तो एक मात्र 16 साल का मुस्लिम लड़का वहाँ मस्जिद के अंदर आता है और उस सीसीटीवी कैमरे को बंद करता हुआ दिखाई दे जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस जल्दी से ही उस लड़के के पास पहुंचती है। वो लड़का इस भीड़ में ही होता है और इस भीड़ में वो यही देख रहा था कि यहाँ पर होने वाला क्या है। दोस्तों पुलिस उसे तुरंत ही पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ करने लगती है तो यहाँ पर वो लड़का थोड़ी देर में टूट जाता है और कहने लगता है कि ये सब काम मैंने अकेले नहीं किया, इसमें मेरा दोस्त भी मेरे साथ शामिल है। दोस्त भी नाबालिग होता है, वो भी मुस्लिम होता है, दोनों के दोनों यहाँ पर मुस्लिम परिवार से ही होते हैं। और अब यहाँ पर जो लोग अब तक ये सोच रहे थे कि हिंदू संगठन ने ये काम किया है, वो अब यहाँ पर एक बार के लिए अपने हाथ पैरों को पीछे की तरफ खींच लेते हैं कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस हम तो फालतू में ही ऐसा सोच रहे थे। दोस्तों जब उन दोनों लड़कों को पुलिस अपने पास बिठाती है, बिठाकर अपनी सख्ती के साथ उनसे पूछने लगती है, तो यहाँ पर वो दोनों के दोनों टूट जाते हैं और एक ऐसा सत्य बताते हैं जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों दरअसल ये दोनों के दोनों लड़के यहाँ पर इसी मस्जिद में पढ़ाई करने के लिए आते थे और जो यहाँ पर मौलवी है इब्राहिम जब ये काम करके नहीं लाते थे तो इनके साथ में वो पिटाई लगा दिया करते। दोस्तों टीचर और जो स्टूडेंट है उनका संबंध ही ऐसा होता है, अगर स्टूडेंट कहीं पर कोई कामकाज नहीं करता है तो यहाँ पर टीचर उसे पनिशमेंट करते हैं। लेकिन आजकल समय बदल चुका है, आजकल अगर किसी के साथ में ऐसा पनिशमेंट किया तो यहाँ पर उसका परिणाम आप लोगों ने देख ही लिया। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर इब्राहिम इन दोनों लड़कों की जो यहाँ पर 10 अक्टूबर है उसको पिटाई करता है और ये दोनों लड़के यहाँ पर उससे बदले लेने की ठान लेते हैं। और यहाँ पर 11 अक्टूबर को उन्हें पता चलता है कि जो मौलाना है वो अब यहाँ से देवबंद चले गए हैं और वहाँ से वापस आने में उन्हें टाइम लगेगा। मौके का फ़ायदा उठाएं। दोनों यहाँ पर लड़के इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए उसी मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं। दोपहर का 1 बजे का वक्त रहा होगा। लड़का होता है जिसकी उम्र 17 साल होती है, वो यहाँ पर अपने घर से ही एक हथौड़ा लेकर आता है और एक बकरा काटने वाला बड़ा सा चाकू लेकर आता है। दोस्तों जब ये लोग उस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ देखते हैं जो पत्नी है, वहाँ देखते हैं जो मौलाना की पत्नी है इसराना, वो बड़े आराम के साथ सो रही है और चारपाई पर ही उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं। एक लड़का अपने हाथ में हथौड़ा लेता है और ताबड़तोड़ पूरी ताकत से उसके सर में वार करता है। जब तक इसराना को सोच पाए उससे पहले ही यहाँ पर चाकुओं से ताबड़तोड़ उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। बेटियों को भी यहाँ का पकड़कर उनके ऊपर भी ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। इन तीनों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देते हैं और यहाँ से वो चुपचाप निकल जाते हैं और जो चाकू होता है, हथौड़ा होता है, उसे पास के ही गंदे नाले में फेंक कर आ जाते हैं। और वहाँ से आने के बाद इसी भीड़ में जुट जाते हैं। ये देख रहे थे कि यहाँ पर अब किस तरह से पुलिस इसका खुलासा करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब सोचते रहते। ये यही सोच रहे थे कि हमारा यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और हमारा बदला भी पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पर इनकी एक जो छोटी सी गलती थी, उस गलती की वजह से ये दोनों के दोनों लोग पकड़े जाते हैं और आज इन्हें पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है कि किस तरह से बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पर टीचर उनके साथ में अगर ऐसा कर देता है, उनके साथ कुछ मार पिटाई कर देता है तो बच्चे इस तरह से बदला भी ले सकते हैं। दोस्तों आसपास के जो टीचर हैं, जो इस तरह के मौलवी हैं, वो भी अब डरने लगे हैं कि हम किसी बच्चे को किस तरह से दंड दें या ना दें। वो इस बात पर बार बार सोच रहे हैं कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। दोस्तों आजकल समय बदल चुका है। पहले के समय एक हुआ करता था जब बच्चे घर से स्कूल में जाया करते थे, सरकारी स्कूल हुआ करते थे, वहाँ पर जब बच्चों को टीचर बड़ी बेरहमी के साथ मारते थे, उन्हें जैसा उसका मन करता वो वैसे मार सकते। लेकिन आज समय ऐसा आ चुका है, अगर आप किसी को डंडा लगाते हो तो उससे पहले 10 बार सोच लेना कि आगे तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। क्योंकि आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। जो पहले का समय था उसमें माता पिता भी कभी बच्चों की ओर लेकर स्कूल में नहीं आते थे। आज तो अगर किसी बच्चे को थोड़ी ज़्यादा
पिटाई लगा दी जाए तो माता पिता लाठी लेकर, डंडे लेकर उस टीचर की बड़े अच्छे से वहाँ पर खिदमत करने के लिए पहुँच जाते हैं। दोस्तों, समय बदल चुका है। समय के हिसाब से टीचर को, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं, उनके साथ में अपने व्यवहार को बदलना चाहिए और उसी हिसाब से अपने जीवन को आगे बिताना चाहिए। दोस्तों, ये घटना हमें यही शिक्षा देकर जाती है, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं, कब कोई आपसे दुश्मनी बना ले, किसी छोटी सी बात को लेकर आपके दुश्मन बन जाए। इसलिए सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है और ये घटनाक्रम हमें कुछ ना कुछ यही बातें सिखा कर जाती हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। वो राजीव कुमार का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी, वो लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, मैं काफ़ी दिनों से आपको सुनता हूँ और हर दिन आपकी कहानी मेरे दिल को छू ले जाती है, आप कहानी बहुत ही अच्छी सुनाते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर स्वामी जी। मोनू जैन जी लिखते हैं वेरी नाइस वीडियो। मोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हर दिन की तरह कुमार केसी जी हमें लिखते हैं जय शंभू, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ में कमेंट करते रहें, इसी तरह से अपना साथ हमें दिखाते रहें। दोस्तों, कविता बोरा जी हमें लिखती है सो गुड स्टोरी सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। मोनू जैन जी हमें फिर से लिखते हैं वेरी नाइस वीडियो, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सुषमा शर्मा जी हमें लिखती हैं वेरी वेरी नाइस स्टोरी। सुषमा जी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मुमन श्रीवास्तव जी, वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। राम राम भाई जी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, रमेश भार्गव जी, वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश नागौर जी, कहानी इतनी अच्छी लगी कि आपके मुख से सुनते सुनते आंसू से बरसने आंसू निकल आए, बहुत ही अच्छी कहानी है जो दिल को छू गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जाखड़ जी हमें लिखते हैं वेरी वेरी नाइस, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। बलराम जी हमें लिखते हैं अति सुंदर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओनकार माल बामू जी लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज DEO, नमस्ते भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई लाइक योर स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मेहर सिंह, वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत यादव जी जो लिखते हैं, जो बिहांड MP से हैं, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमा जोशी जी हमें एक बहुत ही अच्छा सिंबल देती हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओमकार ग्रोवर जी लिखते हैं कहानी इतनी अच्छी लगी कि आपके मुख से सुनते सुनते आंसू से बरस आए, आंसू निकल गए, बहुत ही अच्छी कहानी है जो दिल को छू गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें प्यार देते रहें। नमस्कार, जय हिंद,